जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उसका नाम है इनकम टैक्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट। एक कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए इनकम टैक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए ही नहीं, एक आम इंसान, एक आम नागरिक के लिए भी कॉमर्स इनकम टैक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इनकम टैक्स यानी टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो आज हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। In India, income tax was propounded for first time in 1816। यानी भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स 1860 में जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति ने प्रोपाउंड किया था। और इसका कारण क्या था इनकम टैक्स लगाने का? इसका कारण था 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज प्रशासन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, उसकी भरपाई करने के लिए इनकम टैक्स लगाया गया। और स्वतंत्र भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, यानी 1961 एक्ट के तहत इनकम टैक्स पारित किया गया। लेकिन यह एक्ट सन 1962 में फोर्स में आया और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल करके। चलो हम चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड्स हैं, यानी इनकम में कौन से हेड्स को शामिल करके कैलकुलेट करें। इसमें मुख्य रूप से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार 5 हेड माने गए हैं। उन 5 हेडों के मैं नाम बताता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम उनकी बड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इसमें एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। सेकेंड नंबर हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हाउस से रिलेटेड जो भी अपन रेंट पे देते हैं ना मकान को, उनसे जो हमें रेंटल इनकम हो रही है उसको इंक्लूड करते हैं। अब अपन थर्ड हेड की बात करते हैं, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी इसके अंतर्गत, इस हिस्से के अंतर्गत उस इनकम को शामिल किया जाए जो असेसी होता है, उसका जो बिजनेस होता है उसको ऑपरेट करने की वजह से जो भी उसका बिजनेस और जो उसका प्रोफेशन होता है उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो इनकम इसमें शामिल की जाती है, शामिल करके ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ओके। और अब अपन और इसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह भी दी जाती है, जैसे अलाउड एक्सपेंसेज आदि। हम उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में इनकी चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब फोर्थ हेड आता है अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत एक असेसी की वो इनकम शामिल होती है। आपको कैपिटल गेन से ही आपको आइडिया हो गया होगा, मतलब एक पूंजीगत लाभ होता है। और वो कहाँ से होता है? यदि अपनी कोई असेट्स और जो प्रॉपर्टी होती है एक असेसी की, उसे ट्रांसफर करने पर, उसे विक्रय करने पर उसे जो कंसिडरेशन मिलता है वो होती है। और वो मतलब कि जो कंसिडरेशन मिलता है वो उसकी जो असेट्स की कॉस्ट होती है, एक्वाइजेशन कॉस्ट होती है, उससे यदि ज़्यादा होता है तो उसमें शॉर्ट टर्म और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक असेसी के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होती है। वो एक मतलब कि टाइम होल्डिंग पीरियड से डिसाइड की जाती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, यदि कोई असेसी अपनी शॉर्ट टर्म असेट्स को ट्रांसफर करता है तो उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ओके। और यदि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैपिटल लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट होगा। और यदि एक असेसी अपनी लॉन्ग टर्म असेट्स को ट्रांसफर करता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। ओके। और इसमें भी कुछ डिडक्शन दी जाती है, उसकी चर्चा हम डिडक्शन वाले चैप्टर में फिर आगे उसका डिस्कशन करेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ हेड की, जिसका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंतर्गत वो इनकम आती है एक असेसी की जो पिछले अभी अपने पढ़े ऊपर के जो 4 हेड हैं उनमें यदि शामिल नहीं कर पा रहे उन जो इनकम है उनको, यानी अपन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये इनकम कहाँ जाएगी, तो हम उसको अदर सोर्स में डाल देते हैं। मतलब अदर सोर्स जिसका घर कहीं नहीं होता है उसका सोर्स अदर सोर्स होता है। और अदर सोर्स में जैसे वो इनकम आती है, जैसे एक MLA MP वगैरह इनकी जो सैलरी होती है वो इसमें अदर सोर्सेज में आएंगी। जैसे कोई इंटरेस्ट वगैरह होता है, जैसे फैमिली पेंशन वगैरह होती है, वो अदर सोर्सेज में आएंगी। ओके। इसमें भी कुछ डिडक्शंस दी जाती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओके। अब हम इसके कुछ सेक्शंस की चर्चा करते हैं। सेक्शन कौन से बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है।
पहला जो अपने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का सेक्शन है सेक्शन 15 से लेकर 17 तक, और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का सेक्शन है सेक्शन 15 से लेकर 17 तक। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है 22 से लेकर 27 तक। और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का सेक्शन है 45 से लेकर 55 तक। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है 56 से लेकर 59 तक, यानी 59 तक। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है। इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किया जाता है टैक्स, उसी को पे करना पड़ता है सरकार को, यानी वो अपनी लायबिलिटीज है, जो टैक्स की लायबिलिटीज है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स एक प्रगतिशील कर भी है, यानी ये इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ती है, यानी जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर अधिक रेट से टैक्स लगेगा। ओके, और अब अपन कुछ महत्वपूर्ण 2 डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। एक होता है पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2(7) में। इसमें यह कह रखा है कि अपन जैसे देखा जाए तो पर्सन का नाम लेते ही अपन ये सोचते हैं कि बीइंग ह्यूमन होगा कोई, लेकिन इनकम टैक्स की जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी लैंग्वेज में पर्सन की डेफिनेशन कुछ अलग है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई है। मैं बताता हूँ आपको। एक इंडिविजुअल को इसमें शामिल किया गया है, एक HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को शामिल किया गया है, फर्म को शामिल किया गया है, कंपनी को शामिल किया गया है, और लीगल अथॉरिटी को शामिल किया गया है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। ओके, और AOI को एसोसिएशन ऑफ पर्सन को शामिल किया गया है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को शामिल किया गया है। अब अपन बात करते हैं कि अब इसके बारे में चर्चा करते हैं असेसी और पर्सन। ओके, असेसी में क्या होगा, ये जो ये पर्सन है वही असेसी बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पर्सन एक वाइड टर्म होती है और असेसी एक नैरो टर्म होती है। ओके, यानी सभी असेसी होते हैं ना, वो पर्सन होते हैं, और जो सभी पर्सन है ना वो असेसी हो ये जरूरी नहीं है। ओके, मतलब कि असेसी बनने के लिए उसके मतलब कि कुछ इनकम का एक क्राइटेरिया होता है, उसे फुलफिल करना पड़ता है। जैसे अपने 2.5 लाख है यहाँ इंडिया में, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब वो असेसी नहीं है। यदि वो 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम हो जाती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यानी उसे रिटर्न भरनी पड़ेगी, और वो एक असेसी बन जाएगा इनकम टैक्स की नज़र में। ओके, और अब अपन बात करते हैं इनकम टैक्स मतलब संविधान के संदर्भ में इनकम टैक्स की चर्चा करते हैं। मतलब कि अपन संविधान को खोल के, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखें तो मतलब कहाँ पर दे रखा है इनकम टैक्स का, मतलब विवरण कहाँ पर दे रखा है अपन को, ये बात देखते हैं। तो इनकम टैक्स का जो संविधान अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 7 है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट को अपन 7वें शेड्यूल में जाएंगे, 7वें शेड्यूल में खोल के फिर उसकी जो लिस्ट सेंट्रल लिस्ट है ना उसको खोलेंगे ना, और उसको यूँ देखते जाएंगे, नीचे तक जाएंगे तो 182 नंबर की एंट्री है। वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना टैक्स इम्पोज कर सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर सरकार टैक्स मतलब कि इम्पोज कर सकती है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत मतलब कितने सेक्शन हैं। यहाँ पर 298 सेक्शन दे रखे हैं और 14 शेड्यूल दे रखे हैं। हम इनकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर। वही ईयर होता है जिसमें एक असेसी, एक व्यक्ति, एक पर्सन जो अपनी इनकम अर्न करता है, जिस ईयर के अंतर्गत उसकी इनकम अर्न हुई है, कमाई है, मतलब टैक्स नहीं दिया उसने अभी तक लेकिन अर्न कर ली, वो होती है प्रीवियस ईयर। बात करते हैं असेसमेंट ईयर वह सेक्शन होता है जिसमें प्रीवियस ईयर से अगला वाला सेक्शन असेसमेंट ईयर होता है, जिसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, यानी टैक्स लायबिलिटी अपनी अराइज हो जाती है, हम टैक्स पे करते हैं, वो होती है अपनी असेसमेंट ईयर। और फिर अपन बात करते हैं इन दोनों की अपने चर्चा करी ली। अब अपन बात करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये टैक्स हमें ये बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें ये बोलता है कि जो व्यक्ति पैसे अर्न कर रहा है उसी वर्ष यानी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत उस
सब कुछ केसेस ऐसे हैं जी, वो एक्सेप्शन है कि जिन केसेस में एक असेसी को जिस वर्ष वो इनकम कमाता है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। इन केसेस में पहला केस क्या है कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी है जो कि इंडिविजुअल है और वो शिपिंग बिजनेस में काम करता है, उसका शिपिंग बिजनेस है। जैसे कि मान लो कि बाहर से कोई माल अपन उसकी शिप में मंगवा रहे हैं, कोई इंडिया कंपनी मंगवाई है, कोई इंडिया का असेसी होता है, कोई पर्सन मंगवाया है और उसको पेमेंट करता है, तो उस पेमेंट करता है तो भारत सरकार उसको टैक्स ऑफिसर्स यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT क्या बोलेगा, इसको है ना हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर, आप हमें अभी टैक्स दे दीजिए। और उस टैक्स में क्या होता है मतलब कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, जैसे कोई इनकम हुई उसकी जो फ्राइट है, उस फ्राइट का 7.5% की दर से उसकी इनकम मानकर, डीम्ड इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ रहा है, तो भारत सरकार को मतलब CBDT को ये उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो टैक्स दे या नहीं दे, तो वो बोलेगा भाई तू ये अपने को इनकम टैक्स है ना अभी पे कर दे, हमें विश्वास नहीं कि तू आगे असेसमेंट ईयर में देगा हमें। अब थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस में कोई भी फॉर्म, कोई भी AOI, कोई भी BOI, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी इनकी जो लाइबिलिटीज है जो शॉर्ट टर्म पर्पज है वो कंप्लीट हो जाता है। इन शॉर्ट टर्म पर्पज है सरकार बोलेगी अब आपकी जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, बट आप हमें है ना अभी टैक्स दे दीजिए, ओके। और अब अपना फोर्थ केस क्या आता है, यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस कोई बंद कर देता है तो उसके अंदर भी हमको क्या है कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन एक वो इनकम टैक्स ऑफिसर से मतलब कि रिक्वेस्ट करके उसको ये विश्वास दिलाए कि हम आगे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, तो इनकम टैक्स मान जाए तो हो सकता है वो असेसमेंट ईयर में भी टैक्स पे कर सकता है। इनकम टैक्स वैसे एक मॉनेटरी बिल है और इनकम टैक्स के मुख्य रूप से कुछ कंपोनेंट हैं, उनको हम समझेंगे, क्योंकि ये समझने के बाद हमारा मतलब कि जो समझने की जो क्षमता है वो बढ़िया हो जाएगी। इसमें कुछ 5 फैक्टर हैं, मैं बताऊंगा उनके नाम। एक तो होता है इनकम टैक्स 1961 और एक है फाइनेंस एक्ट जो भी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जो भी अमेंडमेंट है हर साल जो भी अमेंडमेंट आते हैं, जो कि अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है वो अपना फाइनेंस बिल पेश की थी, ओके। अब अपना थर्ड फैक्टर क्या है, इनकम टैक्स रूल 1962। इसके तहत क्या है कि CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये अपने मतलब के रूल और रेगुलेशन बनाता है और टाइम से उसमें अमेंडमेंट करता रहता है, रूल एंड रेगुलेशन बनाता है जो CBDT बनाता है। और अब अपन बात करते हैं सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, सर्कुलेशन में क्या होता है वो अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। वो जैसे CBDT ने कोई सर्कुलेशन जारी किया तो उसको असेसी के लिए मतलब एक आम जनता के लिए मतलब ये नहीं है कि आप उसे फॉलो करो, वो एक डिपार्टमेंट के लिए फॉलो करना जरूरी होता है उसके लिए, उसमें मतलब डिपार्टमेंट बाइंडिंग होता है। और एक होता है नोटिफिकेशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी रूल को अफेक्ट में लाने के लिए, फोर्स में लाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसको सभी को मानना जरूरी होता है। और लास्ट में आता है कोर्ट, और कोर्ट तो सर्वोच्च होता है जिसका ऑर्डर सभी को मानना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। चलो अपने ये फैक्टर कंप्लीट हुए। अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण 2 फैक्टर और हैं, जिसमें एक तो डिडक्शन और एक होता है एग्जम्पशन। दिखने में मतलब कि सुनने में और मतलब कि अपनी समझ के अनुसार अपन ये मानते हैं दोनों एक है, बट डिफरेंस है इनमें भी। एग्जम्पशन क्या होती है, एग्जम्पशन होती है जब हम टोटल टैक्सेबल इनकम अपनी कैलकुलेट करते हैं तो एग्जम्पशन इनकम को हम बिल्कुल ही शामिल नहीं करते, मतलब उसको हम इनकम का पार्ट ही नहीं मानते। और ये इसका सेक्शन है एग्जम्पशन इनकम का सेक्शन है सेक्शन 10, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम आती है। हम सामान्यतः हम एग्रीकल्चर इनकम को शामिल नहीं करते, लेकिन 5,000 से ऊपर यदि एग्रीकल्चर की इनकम होती है तो हम उसको पार्शियल मेथड के माध्यम से उसको पहले इंक्लूड करते हैं टोटल इनकम के अंदर, और फिर बाद में उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी, वो हम आगे चर्चा करेंगे उस चीज़ की। और अब अपन बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन क्या होती है कि डिडक्शन पहले तो इनकम में जुड़ेगी, मतलब कि पहले तो जो डिडक्शन है अपन जो टोटल टैक्सेबल इनकम जो 5 हेड से जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो डिडक्शन उसमें इंक्लूड होएगी एज ए इनकम, बट
जैसे ही सरकार ने कुछ नियम बना रखे कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे LIC में या जैसे कोई भी बॉन्ड्स खरीदोगे या फिर कहीं अपनी रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो उसके तहत आपको मतलब कि छूट दे दी जाएगी उसमें। और डिडक्शन इंट्रा डिडक्शन होती है, एक होती है एक्स्ट्रा डिडक्शन, मतलब कि एक तो इंट्रा डिडक्शन होती है, एक आउट ऑफ इंट्रा डिडक्शन होती है। इसमें इंट्रा डिडक्शन भी क्या होती है, जो भी मैंने अभी पीछे आपको 5 हेड बताए थे, 5 हेड्स की जो इनकम है सेपरेट, जैसे सैलरी हेड, तो सैलरी हेड की जो भी डिडक्शन है वहीं से उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी उसकी हेड के अंतर्गत उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट जो इंट्रा डिडक्शन नहीं है उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम से 80 तक की डिडक्शन है ना, वो डिडक्ट कर दी जाती है, ये होती है डिडक्शन। ओके, वैसे देखा जाए तो एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम टैक्स की रेट कौन से एक्ट में गिवन होती है, तो ऑप्शन आते हैं 1961 एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ऑप्शन बी आता है फाइनेंस एक्ट। तो हम दरअसल यही करके थे 1961, बट जो टैक्स की रेट होती है वो दोनों में ही गिवन होती है। बट 1961 एक्ट है जो कि मूल एक्ट है अपना, उसके अंतर्गत स्पेशल रेट्स दी हुई होती है। जैसे अपन ने कोई जुआ खेला, अपन ने अपनी कोई लॉटरी लगी, तो उसमें जो फिक्स रेट है ना, जैसे 30% रेट होती है इनकी, तो वो रेट इसमें गिवन होती है। और फाइनेंस एक्ट में क्या दिया हुआ होता है, फाइनेंस एक्ट में जो भी अमेंडमेंट आते हैं, जो भी स्लैब रेट्स आती है ना अपनी, जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर उसके बाद 5%, ये वाली स्लैब रेट्स इसमें इंक्लूड होती है। ओके, और अब अपन बात करते हैं कि महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, उसका नाम है सेक्शन 4, जो कि इनकम टैक्स का चार्जेबल सेक्शन होता है। उसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से मतलब कि इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या उसकी टैक्स रेट्स हैं। और अब अपन चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ेगा। अब अपन जैसे पिछले 5 हेड्स पढ़े हैं, थोड़े बहुत हमने चर्चा की है, उनको भी इंक्लूड करके चलते हैं। चलो अब अपन बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम उस पर्सन की एक कैटेगरी को समझेंगे कि उसकी कैटेगरी कौन सी है। ओके, कैटेगरी चूज करने के बाद हम उसका रेजिडेंटल स्टेटस देखेंगे, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, इसके बारे में देखेंगे। और ये देखने के बाद हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, सो जो सभी इनकम हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं, उनकी इनकम को जोड़कर वो टोटल इनकम आ जाएगी, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें से यदि अपन डिडक्शन दे दें तो फिर आफ्टर वो जो इनकम आएगी वो आएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। और अब अपन देखते हैं जो भी अपनी 5 हेड्स की इनकम को जोड़कर जो टैक्सेबल जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसके अंदर से हम कुछ प्रोविजंस करेंगे, उस प्रोविजन का एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे क्लबिंग इनकम और जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले ये प्रोविजन करके जो भी इनकम अपनी आएगी उनमें से जो हम डिडक्शन घटा देंगे, और वो डिडक्शन घटाने के बाद वो अपनी होगी टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, उसमें हम सरचार्ज जो भी अपनी है सरचार्ज और एक होती है HEC सेस को इंक्लूड करेंगे, जो कि 4% है। इनको जोड़कर अपनी वो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। और अपन जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है उसको राउंड ऑफ भी किया जाता है, 10 के मल्टीपल में उसको राउंड ऑफ किया जाता है। और जैसे वो उसका सेक्शन है 288A, सेक्शन 288 के तहत टोटल टैक्सेबल इनकम को टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है। और फिर टोटल टैक्सेबल लाइबिलिटीज को भी राउंड ऑफ किया जाता है 10 के मल्टीपल में, उसका सेक्शन है 288